और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सशस्त्र आतंकियों ने पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया है। इस खबर से जहां पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, वहीं पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली है। इस सबके बीच पाकिस्तानी मूल के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता का कहना है कि पाकिस्तान सेना के कुछ तत्व परमाणु तकनीक से जुड़ी जानकारी अन्य देशों को बेचने में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा एक अरसे से वैश्विक समुदाय को चिंतित करती आई है और इस चिंता की जायज वजह भी है। कारण है आतंक को पालने पोसने वाली पाकिस्तान की राजनीति। अब एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला संगीन है। इस बार पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण की खबर है। घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मरवत की है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सशस्त्र आतंकियों ने यूरेनियम खनन परियोजना से जुड़े इन सभी लोगों को उठा लिया है। इस घटना के बाद पाकिस्तान तो हमेशा की तरह चुप्पी साध गया, लेकिन स्थानीय मीडिया में कुछ जानकारियां छन छन करा रही हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना जब ऑपरेशन करके इनका पता लगाने में नाकाम हो गई तो टीटीपी से लेन देन की वार्ता पर उतर आई है। वहीं पाकिस्तानी मूल के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा इस घटना के पीछे गहरी साजिश की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ तत्व परमाणु तकनीक से जुड़ी जानकारी अन्य देशों को बेचने में लगे हैं, इसलिए अपहरण का खेल खेला गया है। अमजद अयूब मिर्जा ने सवाल उठाया है कि टीटीपी इतने सुरक्षित यूरेनियम खनन क्षेत्र में कैसे पहुंची। हमले के समय पाकिस्तानी सेना ने प्रतिरोध क्यों नहीं किया। इतने बड़े अपहरण कांड के दौरान एक भी गोली कैसे नहीं चली। खैबर पख्तूनख्वा में हुई ये घटना इस क्षेत्र में पहले से जारी तनाव को और बढ़ाने वाली है। हालिया दिनों में अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद बिगड़ चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे की सीमा में घुसकर हमले भी किए, जिनसे संबंधों में खटास बढ़ गई है। खींचतान का केंद्र अफगानिस्तान का वाखान बना हुआ है। ये पट्टी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान को डर है कि चीन और अफगान तालिबान के बीच अगर रणनीतिक सहमति बन गई तो चीन अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसी पट्टी के रास्ते मध्य एशिया तक ले जा सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को चीन से मिल रही भारी वित्तीय सहायता का रास्ता बंद हो जाएगा। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बात करने के लिए। विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं, 16 परमाणु वैज्ञानिक जो पाकिस्तान के हैं उनका अपहरण कर लिया है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने, कितना बड़ा खतरा है ये और कितनी बड़ी चिंता है दुनिया के लिए? देखिए, जहां तक मुझे अभी जानकारी है 16 में से 8 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं, लेकिन 8 कर्मचारी अभी भी अपहृत हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो कर्मचारी हैं जो यूरेनियम खनन के लिए जाने वाले थे। कई ऐसी भी रिपोर्टें आ रही हैं कि उन्होंने यूरेनियम भी कुछ कब्जे में ले लिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अगर ये कर्मचारी भी उनके पास हैं और यूरेनियम भी उनके पास है तो डर्टी बॉम्ब बनाना उनके लिए एक बच्चों का खेल बन जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि रेडियो एक्टिव हो, उसको एक कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव के साथ बना के जोड़कर एक बड़ी आसानी से एक डर्टी बॉम्ब तैयार किया जाता है, जो कि विश्व के लिए, पूरे संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान का मीडिया, जो ऑफिशियल मीडिया है, वो इसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इसको बोलने से विश्व जनमत के सामने पाकिस्तान की जो छवि है, जो पहले ही से काफी धूमिल है, और ज्यादा धूमिल हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तान का मीडिया भी नहीं बोल रहा, पाकिस्तान सरकार की ओर से भी इस पर कोई इस तरह का कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान बिल्कुल चुप है। इस सब के बीच अगर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उनके पास जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 8 अभी भी जो परमाणु वैज्ञानिक हैं वो उनके पास मौजूद हैं, यूरेनियम वहां पर मौजूद है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की चिंता है या पूरी दुनिया के लिए ये एक चिंता पैदा करता है? देखिए, एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि ये हमें समझना चाहिए कि परमाणु बम बनाना तो किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के लिए आसान नहीं है।
लेकिन डर्टी बम बनाना किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के लिए बच्चों का खेल है। क्योंकि डर्टी बम क्या है, आप एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेकर एक सामान्य एक्सप्लोजिव के साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है फैल जाता है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और उससे काफी लोगों को नुकसान होता है, तुरंत भी होता है और धीरे धीरे भी होता रहता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी काफी समय तक रहती है। ये बहुत ही खतरनाक बम है जो कि कोई भी जो आतंकवादी संगठन है इसका प्रयोग कर सकता है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि तालिबान के साथ जुड़ी हुई है सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से, जो एक वैश्विक अमीरात बनाने की स्थापना करने का जिसका संकल्प है, तो ऐसे आतंकवादी संगठन के पास अगर ये यूरेनियम भी आ जाता है और इस तरीके के वैज्ञानिक भी आ जाते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। इस सब के बीच जिस तरह के हालात इस इलाके में बने हुए हैं, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, इन जगहों पे जिस तरह से पख्तूनों के साथ, बलूचों के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है वहाँ पर इनके मूवमेंट के कारण। ये पाकिस्तान कहाँ असफल है इस इलाके को लेकर के? देखिए, सवाल ये है कि पाकिस्तान की स्थापना ही एक गलत विचारधारा के ऊपर हुई और उन्होंने जब से पाकिस्तान स्थापित हुआ उन्होंने सोचा कि शायद एक मजहब की आइडेंटिटी लेकर हम जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं उनको खत्म करने में सफल हो जाएंगे। तो उन्होंने 47 से ही लोगों को कहा कि आप पंजाबी नहीं हो, आप पख्तून नहीं हो, बलोच नहीं हो, सिंधी नहीं हो, आप मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो। दुर्भाग्य से ऐसा चलता नहीं है। और क्या है कि पख्तून अपने आप को पख्तून बोलते हैं, जैसे वली खान ने कहा था कि हम हजारों सालों से पख्तून हैं और कुछ 600-700 साल से हम मुसलमान हैं और करीब 60-70 साल से हम पाकिस्तानी हैं। तो पख्तून जो आइडेंटिटी है उनके लिए वो प्राथमिक आइडेंटिटी है, प्राथमिक पहचान है उनकी। उसी तरीके से बलोचों ने कहा हुआ है, नवाब अकबर मुफ्ती ने भी कुछ इस तरीके का ही वक्तव्य दिया था। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं इनको पाकिस्तान सबस्यूम करने की कोशिश करता है और इसी के कारण यहाँ की जो जनमानस है उसमें आक्रोश है। साथ ही साथ बलूचिस्तान के केस में ये स्थिति है कि बलूचिस्तान में जो प्रगति है वो बिल्कुल नगण्य के बराबर है। सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद, खनिज संपदा से लैस होने के बावजूद वहां पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। लोग अभी भी गरीबी में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे है। वहां पे कोई पीने की पानी की सुविधा नहीं है और बिजली अभी भी वहां पे कई जगहों पे नहीं होती। तो जिस तरीके के हालात हैं, लोगों को लग रहा है कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत है ये किसी उनकी हुकूमत ना होकर एक औपनिवेशिक हुकूमत है जो उनके ऊपर राज कर रही है। इस सब के बीच अगर ये हम जानकारी भी दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को वखान कॉरिडोर के बारे में, इसको लेकर के पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? पाकिस्तान का डर क्या है वखान कॉरिडोर को लेकर के? देखिए, वखान कॉरिडोर जो है कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है और इसे हमें समझना चाहिए। वखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान और जो मध्य एशिया के राज्य हैं उनके बीच में अफगानिस्तान का एक टुकड़ा है। ये जो है कॉलोनियल टाइम्स में अंग्रेजों और रूस ने इस तरीके से बनाया गया था जिससे कि ब्रिटिश इंडिया की सीमाएं जो है उस वक्त के रूस से टच ना हो और इसके लिए बीच में एक बफर स्टेट बनाया गया था अफगानिस्तान। अब इस इलाके में वखान में जिस तरीके से कट्टरपंथिता बढ़ती चली जा रही है, अब वखान कॉरिडोर वो इलाका है जो चीन के जिंजियांग को भी छूता है और यहाँ पे जो ETIM और उइगुर जो आतंकवादी हैं या जो उइगुर जो पृथकतावादी संगठन है वो सब यहाँ पे बहुत एक्टिव है और ये वो इलाका है जहां से पाकिस्तान के ऊपर आसानी से हमले किए जा सकते हैं। विशेषकर जो गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके जहां पे कि जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से जम्मू कश्मीर के कब्जे में ले रखे हैं, वहां पे भी हमला किया जा सकता है जहां पे कि जनमानस पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ है। साथ ही साथ इसके साथ चित्राल का इलाका है जहां पे कि गैर मुस्लिम संप्रदाय रहते हैं, कलाश काफिर जिन्हें कहते हैं, और उनके ऊपर पहले इस तरीके के कट्टरपंथी संगठनों ने हमले किए हुए हैं। तो एक यहाँ पे एक ऐसा वातावरण है जहां पे कि इस तरीके के कट्टरपंथी संगठन जो है पाकिस्तान के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी खतरा बन सकते हैं और साथ ही साथ जो इनका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसको भी नुकसान। इस सब के बीच इस तरह की भी खबरें हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर अफगान तालिबान के साथ चीन के संबंध अच्छे हो गए तो वखान कॉरिडोर का उपयोग करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हाशिए में धकेल दिया जाएगा। जो वहां पर कार्य हो रहे हैं जिसके लिए
काफ़ी चीनी बजट वहाँ पर आता है, ये सब आना बंद हो जाएगा। ये कितना वाजिब है पाकिस्तान की ये चिंता? देखिए, चीन आज की तारीख में पाकिस्तान से काफी परेशान है और चीन पाकिस्तान संबंध जो है काफी तनावपूर्ण स्थिति में जा रहे हैं। चीन के विदेश विभाग ने एक बार यह भी कहा है कि जो चीनी नागरिक हैं पाकिस्तान में, उनकी सुरक्षा का जिम्मा चीन को मिलना चाहिए और चीन को स्टेक मिलना चाहिए उनकी सुरक्षा में। तो चीन के जो सरकार है वो पाकिस्तान के रवैये से बड़ी नाराज है, जिस तरीके से चीनी नागरिकों पर हमले हुए। साथ ही साथ चीन ने ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढे हैं। चीन ने मध्य एशिया के मार्ग से ईरान तक जाने के लिए एक रेलवे लाइन स्थापित कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अगर सफल नहीं होगा तो चीन के पास कोई विकल्प नहीं है। पर साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर जो इन्होंने काफी खनिज जो जिसको ये हार्नेस करना चाहते हैं, जो मिनरल्स हैं, उसके लिए ये वखान कॉरिडोर के माध्यम से रास्ता बनाने की सोच रहे हैं, जो इनको फैसिलिटेट करेगा कि चीन को पाकिस्तान के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये जो चिंता है ये इनको काफी घबरा रही है, क्योंकि अफगान तालिबान ने काफी हद तक चीन से भी संबंध स्थापित कर लिए हैं और अगर इनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान का जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का। आलोक जी, एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा कि जो ये खबर है परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण की, पाकिस्तान को क्या इस पर खुल के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता है और इस पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दूसरे देशों को भी अपने साथ लेना चाहिए? क्या कुछ कहेंगे संक्षेप में? देखिए, बोलना तो चाहिए। हकीकत तो यह है कि अगर किसी भी देश के नागरिकों के साथ कुछ इस तरीके की घटना होती है तो उस देश को इसको दिखाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से एक कोशिश ये रही है कि अपने गलत कदमों को, अपनी जो कमजोरियां हैं उनको छुपाने की कोशिश करे। अगर आपको याद हो 71 के युद्ध में पाकिस्तान के आवाम को यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की सेना जीत रही है और उसके बाद अचानक ढाका में आत्मसमर्पण हो जाता है और इसका कितना बड़ा शॉक लगा होगा वहां के आवाम को, ये आप समझ सकते हैं। तो यही कोशिश आज भी हो रही है कि लोगों को ना बताया जाए कि क्या स्थिति है, किस तरीके से परमाणु वैज्ञानिक अपहृत हो रहे हैं, किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इनको छुपाया जा रहा है, सिर्फ देश के नागरिकों से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, जिससे कि पाकिस्तान की ओर लोग उंगली ना उठाएं। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।